नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 20 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 20/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 20 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? उत्तर है सिक्किम ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया। सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। राज्य सरकार ने सिक्किम पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यह शुल्क लगाया गया है। शुल्क भुगतान से किसे छूट दी गई है? राज्य में आने वाले पर्यटकों को 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। यह 30 दिनों तक के प्रवास के लिए वैध होगा। यदि पर्यटक 30 दिनों के बाद फिर राज्य में आता है तो उसे फिर से 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आधिकारिक ड्यूटी पर आने वाले सरकारी अधिकारियों को शुल्क में छूट दी गई है। अगला, हाल ही में UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है सर्वम AI के साथ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। UIDAI ने AI संचालित समाधानों के साथ आधार सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु सर्वम AI के साथ समझौता किया है। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण UIDAI ने बेंगलुरु स्थित स्वदेशी जनरेटिव AI कंपनी सर्वम AI के साथ सहयोग किया है ताकि आधार सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सके। यह साझेदारी 18 मार्च 2025 से प्रभावी है और उसके तहत AI सक्षम वॉयस इंटरैक्शन, रियल टाइम धोखाधड़ी की पहचान और बहुभाषी समर्थन जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। पहला, स्पेसएक्स के क्रू 9 कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। नेक्स्ट, पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला को किया लॉन्च। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन किया नामित। नेक्स्ट, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए RBI और बैंक ऑफ मॉरिशस ने किया समझौता। अगला, हाल ही में पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? उत्तर है इंदौर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। प्रमुख बिंदु, हरित अपशिष्ट को संसाधनों में बदलने की अनूठी पहल। उद्देश्य, हरित अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तन करना और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। यह पहल इंदौर नगर निगम, IMC और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जा रही है। हरित अपशिष्ट से उत्पादन और उनके उपयोग, इको फ्रेंडली ईंधन, टिकाऊ पैकेजिंग सामग्री, फर्नीचर उद्योग, जैविक उर्वरक, बायोडिग्रेडेबल प्लेटें। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस खबर के बारे में जान लें। UP सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा। 12 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तीनों इमारतों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 3 हेरिटेज इमारत है लखनऊ में रोशन उद्दौला, छतर मंजिल और मिर्जापुर जिले में चुनार किला। ऐसा निर्णय राज्य की हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये पहल उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन को बढ़ावा देगी। अगला, वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की स्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल है? उत्तर है 62। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की स्थायी सूची में कुल 62 संपत्तियां शामिल है। विस्तार से, हाल ही में भारत ने 6 नए स्थलों को यूनेस्को की स्थायी सूची में जोड़ा है, जिससे देश में स्थायी
स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। इन स्थलों में अशोककालीन शिलालेख स्थल 64, योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। वर्तमान में भारत की कुल 43 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित की गई। इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? उत्तर है पश्चिम बंगाल है। इस खबर के बारे में जान लें। एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है। इस वर्ष 5 से 6 मार्च को जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और चपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और जलपाईगुड़ी रिजर्व वन कुछ हिस्सों में 396 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गैंडों की जनगणना की गई थी। एक सींग वाले गैंडे के बारे में मुख्य तथ्य। एक सींग वाला गैंडा भारतीय गैंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा है। जंगली गैंडों की 5 प्रजातियां हैं। अफ्रीका में सफ़ेद और काले गैंडे और एशिया में एक सींग वाले जावन और सुमात्रा गैंडों की प्रजातियां हैं। अगला, विश्व गौरैया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 मार्च को। इस खबर के बारे में जान लें। जानिए विश्व गौरैया दिवस का इतिहास, महत्व और इस साल की थीम। आज विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों की घटती संख्या के प्रति जागरूकता बढ़ावा और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना है। शहरों में गौरैया के कम होने की वजह उनकी प्रजनन क्षमता की कमी नहीं बल्कि उनके रहवास के लिए जगह ना मिलना है। शहरों की मकानों की बनावट बदल गई है, इस कारण उन्हें घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा शहर के कबूतरों की बढ़ती संख्या और गौरैया के ना दिखने की अहम वजह बन रही है। कबूतरों ने गौरैया के आशियानों पर कब्जा कर लिया है। अगला, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तहत सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित चौथा हाफ मैराथन में कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? उत्तर है 1072। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डीओपीटी के केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड ने चौथी हाफ मैराथन का आयोजन किया। नई दिल्ली में चौथी हाफ मैराथन का आयोजन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड ने यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चौथी हाफ मैराथन का आयोजन किया। इस आयोजन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 3 दौड़ श्रेणियां शामिल थी। अगला, भारतीय सरकार द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में नियामक चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालीन विकास रणनीति तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया है? उत्तर है अंतर मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक समिति का गठन किया है। इस खबर के बारे में जान लें। सरकार ने विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए फिनटेक पैनल की स्थापना की। भारतीय सरकार ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने और नियामक चिंताओं के समाधान के लिए अंतर मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक का गठन किया। इस समिति की अध्यक्ष वित्तीय सेवा विभाग के सचिव करेंगे। समिति का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग पर फिनटेक के प्रभाव का मूल्यांकन करना, वृद्धि में बाधाओं की पहचान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना है। अगला, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस विशेष स्क्वाड की शुरुआत की? उत्तर है शिष्टाचार स्क्वाड की। इस खबर के बारे में जान लें। दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार दस्ता लॉन्च किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 30 टीमें तैनात। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए एक दस्ता शिष्टाचार शुरू किया है, जिसकी कम से कम 30 टीमें राष्ट्रीय राजधानी में विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है। इसका मकसद उत्पीड़न की घटना पर अंकुश लगाना एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा किया था, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगला, अमेरिका थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत का मुक्त भाषण समर्थन में कितने स्थान पर रखा गया है? उत्तर है 24वें। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मुक्त भाषण सूचकांक में 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर। वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार हालांकि अवलोकन और रैंकिंग से पता चला है कि भारत 2021 के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खराब हुई है, लेकिन भारतीयों का मानना है इसमें सुधार हुआ है। स्थान 24वां। रिपोर्ट द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच सर्वेक्षण किए गए देशों की संख्या 33। भारत का कुल स्कोर 62.63। अगला, 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 17 मार्च को केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025। 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का उद्देश्य भारत भर के 100 संस्थानों में 5G प्रयोगशालाओं का उपयोग करके अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए छात्रों, स्टार्टअप और पेशेवरों को एक साथ लाना है। हैकाथॉन एआई संचालित नेटवर्क रखरखाव, IoT सक्षम अनुप्रयोग, स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा, उद्योग स्वचालन, क्वांटम संचार आदि जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में समाधान विकास की सुविधा प्रदान करेगा।